नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश आपके सामने। जैसा कि आपको जानकारी है, हमारी ये श्रृंखला चल रही है सामान्य हिंदी। इससे पहले 5 सेट आपको YouTube पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये आज 6वां सेट है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेट को तैयार किया गया है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सेट रहेगा। अतः आप क्लास को पूरा देखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें कि आपको क्लास कैसी लगी और आप किस तरह की क्लास चाहते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। का ऑप्शन अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। क्या होगा इसका सही आंसर पहले प्रश्न का? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही जवाब होगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसका ऑप्शन होगा का अपभ्रंश से, इसे प्राकृत भी कहते हैं। अतः ऑप्शन का हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? क्या ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विभाषा है, तकनीक भाषा है? क्या होगा इसका सही ऑप्शन? प्रश्न 2 का सही जवाब क्या होगा? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी हमारी कैसी भाषा है? एक राजभाषा के रूप में जानी जाती है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं जानी जाती है। ये एक राजभाषा है। हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न तीसरा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। प्रश्न 3 में पूछा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली, जिसे खरी बोली भी कहते हैं। खरी बोली। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई या मैसूर। इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन का चेन्नई। चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय मद्रास। कहाँ पर? चेन्नई। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, संघ की राजभाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न 5 का सही जवाब क्या होगा? उच्चतम न्यायालय की भाषा, ये आपका अनुच्छेद 348A, 348A के अंतर्गत इसे रखा गया है। संघ की राजभाषा 343A, तीन सौ तैतालीस ए, और ये आपका 348A।
पत्राचार की भाषा, इसे अनुच्छेद 346 में रखा गया है। और जो हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ये आपका अनुच्छेद 351 के अंतर्गत है। ऑप्शन हमारा घ सही है। अगला प्रश्न, मग, प्रश्न 6 है, ये पूरा एक ही है। मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। क्या होगा इसका सही जवाब? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की जो बोली है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, बिहारी। मगही जो आपकी बोली है वो बिहारी उपभाषा की है, अतः ऑप्शन घ यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? 11 जून को जो मनाया जाता है वो आपका विश्व जीन दिवस, विश्व जीन दिवस। कलर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। विश्व जीन दिवस मनाया जाता है 11 जून को। चौदह सितंबर विश्व, ये आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के लिए। हिंदी दिवस 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। और आपका 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ऑप्शन ख यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? मतलब कौन सी लिपि पहले आई, उसके बाद दूसरी आई, तीसरी, चौथी, इस तरह से कौन कौन सा रूप आया? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, या पहले नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, या गुप्त लिपि पहले उसके बाद नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। कौन सा विकास क्रम यहाँ पर सही है? प्रश्न 8 के लिए इसका जो सही क्रम होगा, पहले आई थी आपकी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, और अब जो चल रही है वो देवनागरी लिपि। ऑप्शन ग यहाँ पर सही है। ब्राह्मी लिपि जिसे संस्कृत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है?
हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, वो लिपि के रूप में पूछा था, ये भाषा के रूप में पूछा है। पाली भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली भाषा। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का, यहाँ पर सही है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इस क्रम में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। एक नोट कर लीजिए आप, हिंदी जो शब्द है वो आपका फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, ए ऐ वर्ण कहलाते हैं नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य। प्रश्न 10 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 10 के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ए ऐ वर्ण जो है आपके वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, सा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। वैसे तो ये व्यंजन जो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है और चारों आपकी स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं, लेकिन हमसे पूछा है व्यंजन और क्या नाम दिया गया है इन्हें। प्रश्न 11 के लिए कौन से हैं ये? इनका सही जवाब होगा संघर्षी। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ कहीं ना कहीं किसी न किसी मुख के भाग को स्पर्श करती है, उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? का ऑप्शन के रूप में दिए का, खा, गा, घा। का में दिया है आपका खा में दिया है चा, गा में दिया है मा, घा में दिया है ठ। कौन सा घोष वर्ण है? देखिए घोष और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। घोष को सघोष भी कहते हैं। घोष वर्ण कौन से होते हैं, यानी कि घोष कौन से होते हैं, या हम केवल अघोष देख लें तो बाकी जो बचेंगे सघोष हो जाएंगे। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और आपके तीन व्यंजन कौन कौन से? सा, सा और सा। ये आपके इतने जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। इसके अलावा जो भी बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। शेष सघोष, शेष सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो ये दूसरा होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। बचा आपका मा, पा, फा, भा, मा, चौथा वर्ण है। अतः यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन आपका सही है।
यहाँ पर जो घोष वर्ण है वो आपका मा ऑप्शन यानी गा ऑप्शन जो इसके रूप में मा दे रखा है सही है। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 50, 51, 52, 53। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 50, 51, 52, 53। हिंदी में मूलतः जो वर्णों की संख्या होती है उनकी पूरी संख्या जो होती है वो होती है आपकी 52। अतः ऑप्शन यहाँ पर का सही है। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण है, अभी बताया था अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और 3 प्रकार के आपके सा, तीनों सा, ये अघोष वर्ण होते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, आ स्वर है, हा, चा, चा छा जा झा, ये भी नहीं है, तो ये सा यहां पर क्या है? अघोष वर्ण है। सा यहां पर अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। अयोगवाह पूछा है आपसे, कौन से अयोगवाह होते हैं? अयोगवाह पूछा है, ये आपका विसर्ग हो गया। महाप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन, दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ यार अलावा प्लस स्वर, ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन होगा अयोगवाह पूछा है, का ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न के आधार पर ला की ध्वनि है, प्रश्न के आधार पर ला की ध्वनि है पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर? ऑप्शन यहां पर पार्श्विक सही है। ला के मतलब उच्चारण प्रश्न के आधार पर ला की जो ध्वनि है वो पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि, कौन सी संधि होगी? दयानंद, दया, धन, आनंद। दया, धन, आनंद, आ प्लस आ, दीर्घ आ, कौन संधि होगी? दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन खास सही है। कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? संयोग है क्या? संयोग का क्या बनेगा? सम धन योग, मना धन हर, नमः धनकार, पौ धन अन, पवन।
कौन सी संधि होगी ये जिसमें स्वर संधि आपकी पूछी गई है? आपकी जो प धन अन जिसमें अयादि संधि है, अयादि संधि जो कि एक स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन घ हमारा यहाँ पर सही है। ये दोनों विसर्ग संधि होंगी और ये आपकी व्यंजन संधि होगी। का वाले में व्यंजन संधि, खा गा में विसर्ग संधि और घ वाले में आपकी स्वर अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। अगला ऑप्शन, माहुषण का सही संधि विच्छेद है। महुधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण। प्रश्न 20 का सही जवाब क्या होगा? माहुषण की अगर संधि विच्छेद करें इसका हम, तो बनेगा आपका महाधन उष्ण, अ प्लस उ ओ, आ प्लस उ प्लस ओ। संधि कौन सी होगी? ये गुण स्वर संधि। संधि का नाम पूछा जाए तो गुण स्वर संधि। अतः ऑप्शन यहां पर घ सही है। अगला प्रश्न, निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। निधन अर्थक, निराधन अर्थक, निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक। प्रश्न 21 का सही जवाब क्या होगा? निरर्थक की अगर संधि विच्छेद हम करें इसका, तो बनेगा आपका निधन अर्थक। ऑप्शन का यहां पर सही है। अगला प्रश्न, प्रत्युत न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप, आ, प्रति, अनु। उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति, धन, उत्पन्न। प्रति, धन, उत्नन्नमति। उपसर्ग यहां पर प्रति, गा ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। प्रश्न 23 का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय लोग प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। ऑप्शन घ यहाँ पर सही है, जो कि समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है। लोग बहुत सारे हो गए, गण, वर्ग बहुवचन में आएंगे, प्रेस एक वचन में। ये जो समूहवाचक है, प्रेस समूहवाचक में नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आ, अन, व, अब, अनु। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अनु। अनु उपसर्ग का प्रयोग अनुवाद में हुआ है। अगला प्रश्न, वहाब शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय कौन से होते हैं? जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। वहाब, वह इसमें क्रिया है, आप इसमें प्रत्यय है। अतः यहां पर ऑप्शन होगा आव। गा ऑप्शन में आव सही है। वह, धन, आव बनेगा आपका बहाव। अगला प्रश्न, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा है? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा होगा? इसमें उपसर्ग होगा आपका पुर, धन, हित। उपसर्ग होगा आपका पुरा। हाँ ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी।
गृह आगत, गृह को आगत, गृह को आगत समास कर्मधारय समास होगा इसमें, कर्मधारय समास। दूसरा है आपका आचार कुशल, आचार कुशल, आचार से कुशल, आचार से कुशल कौन सा कारक होगा? करण कारक, से विभक्ति करण कारक के अंतर्गत। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन। और इसमें समास होगा आपका अव्ययी भाव समास, अतः ऑप्शन ग यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चतुर्युगम में द्विगु समास, संख्याओं का प्रयोग हो। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास। माता पिता में द्वंद्व समास। ऑप्शन का यहां पर सही है। अगला प्रश्न, मृगनयनी में समास है, मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। मृगनयनी यानी मृग रूपी नयन, मृग रूपी नयन समास कौन सा होगा इसमें? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। प्रश्न 30 का सही जवाब क्या होगा? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। समास कौन सा होगा इसमें? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ग यहां पर सही है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं? 4 हैं आपके तत्सम, तद्भव, तद्भव और आपका देशज और विदेशज। 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ऑप्शन ख यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। प्रश्न 32 का सही जवाब क्या होगा? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं जिनको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले? जैसे इसमें दिया है वाचनालय, तो वाचन, वाच धन आलय, बात करने का स्थान।
समतल, समतल जिसका फलक या सतह समतल हो, समान हो। विद्यालय, विद्या पाने का स्थान, विद्या ग्रहण करने का स्थान, यानी विद्या का घर, इन सभी का अर्थ निकला है। लेकिन पशु, पा धन शु, इन्हें शब्दों में तोड़ा तो ये अक्षरों में टूट गए और अक्षरों का कोई अर्थ नहीं निकला आता यहाँ पर। पशु क्या है? एक रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। प्रश्न 34 का सही जवाब क्या होगा? तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर का यहाँ पर सही है, उद्गम। उद्गम एक तत्सम शब्द है। खेत, कोट, अजीब। खेत तद्भव है, कोट, अजीब ये आपके तद्भव है। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो ये आपकी है भाववाचक। ऑप्शन खा यहाँ पर सही है। आप इसका कमेंट में अपना जवाब दें कि स्त्रीत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है। स्त्रीत्व में प्रत्यय कौन सा लगा है? आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। कपट हो गया है, हो गई। सुंदरता, अच्छी सुंदरता, अच्छी मूर्खता, अच्छी निद्रा। अच्छी कपट नहीं होगा, अच्छा कपट या बुरा कपट। कपट तो बुरा होता है। ऑप्शन का यहाँ पर सही है। गीदड़ का, गीदड़ नहीं है, गीदड़ है। गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन, गीदड़नी, गीदड़ी या गीदड़िया। प्रश्न 37 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन गा, गीदड़ी। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूं वाक्य में काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। मैं खाना खा चुका हूं कौन सा काल है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका खा ऑप्शन, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। प्रश्न 39 का सही जवाब कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल, वह वर्तमान काल मतलब वह कलकत्ता जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत वाक्य है। अगला प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। रेखांकित आपका बूंद बूंद वाक्य में रेखांकित है। क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? बूंद बूंद टपक रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर टपकने की। और टपकना क्या है? एक क्रिया है और जो शब्द क्रिया से पहले आकर के क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा का, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, अत्यय अव्यय के, ये आपका अव्यय के भेद होते हैं 3, 4, 5, 8। कितने प्रकार के अव्यय होते हैं? अव्यय के भेद होते हैं कितने? 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतनु का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, बसंत।
ईश्वर के पर्यायवाची, ईश्वर के आपके परमात्मा, हरि और प्रभु, कृष्ण के श्याम, कन्हैया, सांवरिया, गिरधारी, बनवारी। कामदेव के पर्यायवाची, अनंग, मनोज, मदन और आपका ये अतनु। अतनु कामदेव का पर्यायवाची है। बसंत, मधु, सुरभि, बहार, ये आपके बसंत के पर्यायवाची हैं। तो अतनु किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन ग यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण। निधन का पर्यायवाची, किसी का निधन हो जाए कहते हैं कि उनका देहावसान हो गया। अतः ऑप्शन यहाँ पर गा खा सही है। निधन का पर्यायवाची देहावसान। अथ का विलोम क्या है? अंत, इति, अर्थ, अध। प्रश्न 44 का सही जवाब क्या होगा? अथ का विलोम। अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम इत। जिजीविषा किसे कहते हैं? जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कण, उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न 45 का? जिजीविषा, जीवन की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं जिजीविषा। जिसे जीवन की इच्छा हो ऐसे व्यक्ति को जिजीविषा कहते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। का ऑप्शन, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। ये जो अंकी बिंदी किसी में नहीं है, किसी में अंकी बिंदी नहीं है। अब ऑप्शन आपके कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप हमें देखना है कि फल बच्चे को काटकर, फल बच्चे को काटकर, गलत है ये। बच्चे को काट कर, ये गलत है। फल खिलाओ, ये। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल, क्रम चेंज हो गया, क्रम नहीं है सही। बच्चे को खिलाओ, ये भी नहीं है। ऑप्शन ग यहां पर सही है। अगला प्रश्न, विनु पद चले सुनी विनु काना, कर विने कर विनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार कौन सा है? विषम, विभावना, असंगति, तदगुण। प्रश्न 47 में कौन सा अलंकार होगा? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रश्न 47 का ऑप्शन होगा आपका ख, विभावना अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। प्रश्न 48 का सही जवाब क्या होगा?
चलिए इसका जवाब आप प्रश्न 48 का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। एक प्रश्न आपके लिए है, इसके बाद 2 प्रश्न बचते हैं, वो भी कराते हैं हम। अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उथंड मार्तंड, मुकुटधर पांडे, नागरी प्रचारणी पत्रिका। प्रश्न 49 का सही जवाब क्या होगा? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, इसका सही जवाब होगा उथंड मार्तंड। ख ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आज का अंतिम प्रश्न, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। कौन नहीं है? चंद्रवरदाई, नामदेव, याज्ञनिक, मधुकर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? वीरगाथा काल का कवि नहीं है चंद्रवरदाई, नामदेव, याज्ञनिक या मधुकर। इसका सही जवाब होगा यहाँ पर नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। बाकी जो कवि हैं वो तीनों वीरगाथा काल के कवि माने जाते हैं। तो ये था हमारा 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, और जो आपके लिए प्रश्न दिए हैं उनके कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर आंसर बताएंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।